नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। वक्त के साथ सियासत और चुनाव लड़ने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। कभी आस्था और विश्वास पर चलने वाली सियासत अब फॉर्मूलों और समीकरणों पर चल रही है। उपचुनाव में कांग्रेस अपने दमों फॉर्मूले पर है, तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ को दमों से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी है। दमोह में भी मैं चैलेंज करता हूं, 2023 में बताएंगे। मतलब आए कमलनाथ, खुद लड़ लें दमोह से। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हैं, उनमें ज्यादा चर्चा दमोह की है। और अब तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीधे सीधे कमलनाथ को 2023 में दमोह से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। आखिर दमोह फॉर्मूले की इतनी चर्चा क्यों है? दरअसल दमोह उपचुनाव बीजेपी की वो दुखती रग है जिसका जख्म उसे अभी तक साल रहा है। 2018 के पहले तक ये सीट बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ थी और जयंत मलैया यहां से लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन 2018 में कांग्रेस के राहुल लोधी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए, लिहाजा यहां उपचुनाव हुए, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राहुल लोधी हार गए। यह हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया। दरअसल दमोह जीतने के लिए कमलनाथ ने 1 बूथ 10 यूथ के फॉर्मूले पर काम किया और बूथ को चुनाव मैनेजमेंट का केंद्र बनाया। दमोह फॉर्मूला काम कर गया और लगातार पिटती आ रही कांग्रेस को संजीवनी मिली। लिहाजा अब वो मौजूदा उपचुनाव भी दमोह फॉर्मूले के तहत लड़ रही है। इधर बीजेपी का दावा है कि उसने दमोह फॉर्मूले का तोड़ ढूंढ लिया है और अब चाहें तो कमलनाथ खुद दमोह से लड़ जाएं, बीजेपी जीत के दिखा देगी। दमोह के अंदर हमें पता है, हमने समीक्षा की है क्या कारण रहे हैं और हमने उस पर गंभीरता से काम भी किया है और उन लेकुनाज को हमने पूरा करेंगे। और दमोह में भी मैं चैलेंज करता हूं, 2023 में बताएंगे। मतलब आए कमलनाथ, खुद लड़ लें दमोह से। अगर इतनी हिम्मत है तो खुद लड़ लें। इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, दमोह भी चुनाव आगे किस तरह से भाजपा लड़ेगी, हमने उन लेकुनास को देखा, किन कारणों से हम हारे थे, हमने समीक्षा की। दरअसल बीजेपी इस उपचुनाव में कांग्रेस के दमोह फॉर्मूले का जवाब अपने माइक्रो मैनेजमेंट से दे रही है। बीजेपी बड़ी बड़ी सभाओं की जगह घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद से नवदुर्गा में कन्या भोजन तक जैसे कार्यक्रम पार्टी कर रही है। वरिष्ठ नेता लोगों के घर घर जाकर खाना खा रहे हैं। इधर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि उसका दमोह फार्मूला इस चुनाव में भी काम करेगा। दमोह के पहले भी वो इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन चुनाव जीतना या नहीं जीतना वहाँ के मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है और मतदाता का जो भी झुकाव है इन चारों उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार में कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया है जिससे वो वोट मांगने जनता के सामने जाए। जाहिर है बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है, लेकिन दमोह में कांग्रेस ने उसी के हथियार से उसको मात दी थी। लिहाजा इस उपचुनाव में वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब देखना है उसका माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह दमोह फॉर्मूले का मुकाबला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, दमोह में मुकाबला दिलचस्प है ही, लेकिन इस उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बन गई है। दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं और इसी बीच चुनावी मैदान में टिकट न मिलने वाले नेताओं का दर्द मंच से झलकना भी लाजमी है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से एक फिल्मी डायलॉग, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, आजकल खूब चर्चा में है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में संभावित उम्मीदवारों के साथ, जिनकी राजनीतिक नैया चुनाव बयार में उतरने से पहले ही अपनों के कारण डूब गई और ये दर्द छलक ही आता है। और आप लोग नंदू भैया को चाहते हो ना, उनको ढूंढना तो ये खड़ा है ना तुम्हारा नंदू भैया यार तुम्हारे सामने।
देखिए, जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके 2-3-4 दिन तक ये अवस्था रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हर जगह टिकट एक को मिलता है और ये बात सच है, योग्य लोग हमेशा मिनिमम 5 रहते हैं एक विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी में तो रहते हैं, तो स्वाभाविक है 4 लोग जो प्रयास कर रहे रहते हैं उनको मन बदलने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन उनके मन थोड़ा ना खराब होने देंगे, हमारे लोग हैं वो। बात करें कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी रहे अरुण यादव की, तो वे लंबे समय से खंडवा लोकसभा में दौरे कर रहे थे। दिल्ली हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद अपने क्षेत्र में दौरे कार्यक्रम भी करने लगे थे, या यूं कहें कि चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर मैदान से हटने की पीड़ा भी चुनावी मंच से छलक ही आती है। हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 रुपये सही बोला और देखा तुम्हारी फसल दे दो, हाउस सब ले लो, फिर उगा देंगे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, अगर उनके परिवारजन चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने जिस तरह से इस बार टिकट काटे हैं और कह के काटे हैं, तो चाहे रेगांव की बात हो चाहे खंडवा लोकसभा की बात हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी ने, आप अगर उम्मीदवारों को देखेंगे कि चारों उम्मीदवारों में कहीं कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हमारे जो और भी लोग टिकट मांग रहे थे तो वो लगातार वहाँ पर उन उम्मीदवार के साथ प्रचार कर रहे हैं। दरअसल इस उपचुनाव में सबसे अहम सीट खंडवा लोकसभा सीट ही मानी जा रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन इस चुनावी नैया में किसकी कश्ती डूबेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। भोपाल से सूरज शर्मा की रिपोर्ट। एमपी में 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस सत्ता में बैठी बीजेपी को टक्कर देने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को हथियार बना रही है। कांग्रेस वोट के लिए राम नाम का सहारा लेने जा रही है। हालांकि बीजेपी इसे सिर्फ एक चुनावी हथकंडा मानती है। देखिए इंदौर से ये खास रिपोर्ट। राम लगाएंगे नैया पार, उपचुनाव में राम का सहारा। अब कांग्रेस चली राम के सहारे। हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस अब राम नाम का सहारा लेने जा रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस चुनाव वाले क्षेत्रों में श्री राम लेखन की पुस्तिकाएं बंटवाने जा रही है। 11,000 बार राम का नाम लिखने और अयोध्या में फ्री में सैर का ऑफर दिया जा रहा है। कांग्रेस असल राम राज्य लाने का दावा भी कर रही है। आने वाले उपचुनाव जो होने वाले हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, चारों जगह पर ये राम नाम पुस्तिका का वितरण कांग्रेस द्वारा किया जाएगा और हर आम मतदाताओं के अलावा जितने राम भक्त हैं उनसे निवेदन करेंगे 11,000 राम नाम का आप लेखन करें और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तक निःशुल्क यात्रा करें। जिस प्रकार से राजीव जी ने राम मंदिर खुलवाया, नरसिम्हा राव जी की सरकार में राम अयोध्या में जब राम वो हुआ था तो नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुआ था, पर ये अपने आप को राम भक्त बनाते हैं। ये होने वाले सभी उपचुनाव में हम ये पुस्तिका लेके जाएंगे और जनता के बीच, मतदाताओं के बीच और आम जनता जो भी हो, जो राम भक्त है, जो लिखना चाहे वो लिखे और उनकी निःशुल्क यात्रा हमारे द्वारा अयोध्या कराइए। कांग्रेस के राम के नाम पर आगे बढ़ने को बीजेपी चुनावी हथकंडा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को ही नकारती रही है, लेकिन चुनाव में वोट मांगने के लिए राम की किताब बांट रही है। बीजेपी का दावा है कि वो कांग्रेस के इस षड्यंत्र को चलने नहीं देगी। यही कांग्रेस पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहती है कि राम कभी पैदा ही नहीं हुए। यही कांग्रेस पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की शपथ पत्र लगाती है कि राम जन्मभूमि के मंदिर की दिन प्रतिदिन की सुनवाई पर रोक लगाई जाए, इससे चुनाव प्रभावित होता है। यही कांग्रेस पार्टी है जो राम सेतु को तोड़ने के लिए निर्णय करती है। तो मुझे लग रहा है कि राम के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले ये कालनेमी वृत्ति के जो कांग्रेसी हैं, ये कितना भी पाखंड कर लें पर राम जी का डंडा तो पाखंडियों पे चलता है और भारतीय जनता पार्टी है उस हनुमान की भूमिका निकालने के लिए।
एमपी की राजनीति में कमलनाथ की एंट्री के बाद से ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। कांग्रेस के एजेंडे में गौशाला से लेकर राम वनगमन पथ तक की बात शामिल है। अब एक बार फिर उपचुनाव में वो राम के सहारे चुनावी बेड़ा पार लगाना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से कैसे मुकाबला करती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। वैसे तो मां अंबे की छवि का वर्णन देवताओं के लिए भी आसान नहीं है। मां की सौम्यता और सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। मां की मधुर मुस्कान का बखान भी नहीं किया जा सकता। छिंदवाड़ा के एक मूर्तिकार ने ऐसी ही दिव्य प्रतिमा को गढ़ा है जिसमें मनमोहक मुस्कान के साथ मां की छवि हर किसी को आकर्षित कर रही है। और जो भी कोई मां की दिव्य छवि को देखता है बस देखता ही रह जाता है। आदिशक्ति मां जगदम्बा की एक मुस्कान दुनिया के सारे संकट और कष्टों पर भारी है। मां की सौम्य मुस्कान पूरे माहौल में प्रेम और करुणा का संचार कर रही है। प्रतिमा ऐसी कि जैसे अब करुणामयी मां बोलने वाली है। ऐसा लगता है जैसे अब प्रतिमा में बस जान डालना ही बाकी है। मां की प्रतिमा को बार बार निहारने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे बस मां की सुंदर, अद्भुत और अद्वितीय छवि को सारे दुख और संतापों को भूलकर बस देखते रहें। मां का स्वरूप दुनिया में सबसे दिव्य है और ऐसी ही दिव्य प्रतिमा विराजमान है नरसिंहपुर के बरहटा गांव में। जिसने भी मां को देखा वो देखता ही रह गया। हर तरफ मां के दिव्य स्वरूप की चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ मां की दिव्य छवि की बात हो रही है और दूर दूर से लोग मां की मनमोहक छवि के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूरे देश से हमारे पास लगभग जहाँ दूसरे राज्यों में भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बिना बताएं कौन आ रहे हैं, तो सब में मां का प्रचार है और मैया की ही लहर है। ये तो हम लोग या कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा ही लगता है जैसे माँ बात करना चाह रही है। हम तो देखते ही रहते, देखते ही रहो। जिस भाव से माँ को देखो वैसा ही होता है। माँ दिव्य है, माँ भव्य है, सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, वात्सल्य और ममता की देवी है और उनकी इस दिव्य मूर्ति गढ़ने का काम किया है छिंदवाड़ा के मूर्तिकार पवन प्रजापति ने। पवन का कहना है कि कोरोना काल में लोगों के चेहरे पर उदासी देखी। लोग अपने दुखों को भूलकर नए जीवन की शुरुआत करें, इसलिए मां के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मूर्ति बनाने का विचार आया। और मां की कृपा ही कहें कि जब मूर्तियां तैयार हुई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मां साक्षात मुस्कुराकर अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। इसके पीछे मेन उद्देश्य कोरोना से जुड़ा हुआ है। कोरोना ने लोगों को बिल्कुल जीना सिखाया है और जीने का एक अवसर प्रदान किया है। जो बच गए हैं उसे हंसना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। माता रानी चाहती है मेरे हाथों उनकी बहुत भव्य प्रतिमा बने और बहुत सुंदर बने। और मैं हंसमुख प्रतिमा बनाकर ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि कोरोना की वजह से जो डेथ हुई है सभी लोगों की, बहुत सारे जो नहीं रहे हमारे बीच में, तो उनको जो चले गए हैं उनका तो ठीक ही है, पर जो है वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मूर्ति और मूर्तिकार की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मूर्तिकार जिसने मां के दिव्य स्वरूप को आकार देने की कोशिश की है, वैसे तो मां के दिव्य स्वरूप का बखान करना संभव ही नहीं है, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि मां ऐसी ही होंगी जो पूरे संसार पर अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। नरसिंहपुर से राजेंद्र तिवारी के साथ अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। आपने कभी किसी चोर को बुरा मानते देखा है? अगर नहीं तो देवास में वाकई चोरों ने बुरा माना है, क्योंकि उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। दरअसल चोरों ने एसडीएम त्रिलोचन गौड़ के घर में धावा बोला। एक हद तक उनकी चोरी कामयाब भी हो गई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के घर को चोरों ने जिस नीयत से निशाना बनाया था वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने वहां ज्यादा पैसे नहीं मिले। फिर क्या, चोरों को गुस्सा आ गया
चोरों ने फौरन कागज निकाला, कलम निकाला, एक चिट्ठी लिखी और एसडीएम के घर छोड़ गए। चोरों ने अपनी नाराजगी चिट्ठी में लिखी। उन्होंने लिखा कि घर में पैसे नहीं रखते हो तो फिर ताला क्यों लगाते हो कलेक्टर। आपको बता दें कि एसडीएम त्रिलोचन गौड़ 15 दिन से घर से बाहर ड्यूटी पर थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया, लेकिन दरअसल चोर कुछ खास फायदा नहीं उठा सके। चलिए, दिलचस्प खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।